नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। पहली बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार ने अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच में रखा है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली सीएम से जुड़ी होगी, जहां आतिशी दिल्ली सरकार की नई मुख्यमंत्री होंगी। और तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से होगी, जहां कल 24 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथी बड़ी खबर हरियाणा से, जहां 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अग्निवीर बड़ा मुद्दा है। पांचवी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां सबसे प्रिय गणेशोत्सव आज 10 दिवसीय गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समाप्त हो रहा है। चलिए तो पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार ने अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। शाह ने कहा कि किसानों को पिछले 100 दिन में 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटे से गांव और गरीब परिवार से चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने और पिछले 10 साल में उन्हें दुनिया भर के 15 अलग-अलग राष्ट्रों ने सर्वोच्च पुरस्कार दिया। शाह ने कहा कि इससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। तो आपको बता दें, मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत हुआ है और इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करने की बात भी हो रही है। 15 लाख करोड़ की योजनाओं का जिक्र किया गया है। जाहिर तौर पर एक उपलब्धि के तौर पर इसे कहीं ना कहीं मनाने की, बताने की और जताने की ये कोशिश भी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी न्यूज रूम से ऋषभ राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से मोदी सरकार के 100 दिन पूरे, देखिए 100 दिन पूरे तो ठीक है और अपनी उपलब्धियां भी बताएंगे, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, तमाम चीजों को रखा है। इसके साथ साथ इसी वक्त पे हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यह भी चर्चा जोरों पे है, वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या माना जाए, क्योंकि हाल ही में कुछ इलेक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में, आने वाले समय में भी वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जैसा भारतीय जनता पार्टी इसे देख रही है। निश्चित तौर पर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस है और देश भर में, दुनिया भर में उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, लगातार उनको बधाई दे रहे हैं। ऐसी कड़ी में अमित शाह ने भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता में तमाम बातें कही हैं। हम लगातार देखते हैं कि जब भी सरकार का शुरुआती समय होता है, हमने 3 कार्यकाल देखे हैं, नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि पहले 100 दिन क्या होगा, पहले 100 दिन वो क्या किया जाएगा, कौन से काम होंगे, पूरा फोकस इसी पर रहता है। तो पहले 100 दिन में जो काम हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। अमित शाह ने कहा कि पहले 100 दिनों में हमने 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पैसे गए हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ दिया गया है। और भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो भी मणिपुर पर सवाल लगातार विपक्ष करता है, मणिपुर में कुकी मैथु समाज के जो लोग हैं, लगातार जो संघर्ष उनमें देखने को मिला है, उनसे वार्ता की जा रही है, समाधान निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और भी तमाम तरीके से आपने जिक्र किया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा रही है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हमारे कार्यकाल में एक देश एक चुनाव का हम काम पूरा करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि इसके पहले लगातार जब सरकार से दूसरा कार्यकाल था, कहा जाता था कि तीसरे कार्यकाल में बड़ी जीत होगी, 400 पार जाएंगे। वो परिणाम तो नहीं मिल पाए, लेकिन अभी भी जो भी गठबंधन की सरकार है, अमित शाह का साफ तौर पर मानना है कि आगे हम एक देश एक चुनाव लागू करेंगे और इसके साथ ही तमाम तरीके से योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश में जहां गरीब परिवार से आते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी बात है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम में गौरव है। और उन्होंने कहा दुनिया भर के देश उनको सम्मानित करते हैं, 14 देशों में अलग अलग सम्मान उनको मिल चुके हैं। तमाम बातें अमित शाह ने इस दौरान कही। राखी जी, बिल्कुल। और ऋषभ, एक और बड़ी बात है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से ये बात सच है, दिन भी देखिए चुनकर मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा, एक तो प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन, दूसरी बात 100 दिन, अब जन्मदिन, 100 दिन, रिपोर्ट कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक ऐसा नहीं लगता, पूरा एक बंच बन के आया है सामने, जिसको सामने रखा है और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में उसको बताने जताने की कोशिश है, जाहिर तौर पर है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि यहां पर कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है। यहां पर कुछ भी हो रहा है, यहां पर जो भी है, सब उसके पीछे एक पूरी मेहनत है, पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है उसके पीछे पूरी कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जमात है, जो लगातार सक्रिय रहती है।
और आप ये संयोग कह लीजिए या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, काम करने का तरीका है, उसके अनुरूप ही ऐसी स्थितियां बनती हैं, संयोग बनाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब पहले सोच के रखती है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तो वाकई में जो रिपोर्ट कार्ड है, पहले से लगातार प्रक्रिया चल रही थी। 100 दिन का कामकाज किस तरीके से होना चाहिए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी, उसको कामकाज किया गया और उसी के तहत अब जो कहें कि सहयोग आप जो कह रहे हैं उसका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए ऋषभ, बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 100 दिन मोदी कार्यकाल के, मोदी सरकार के, और उनका जन्मदिन भी है, तो एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। दूसरी बड़ी खबर, आतिशी मारलूना दिल्ली सरकार की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में स्वयं अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी के सभी विधायकों ने एक स्वर में सहमति प्रदान कर दी है। आतिशी मारलूना अरविंद केजरीवाल की बहुत विश्वसनीय सहयोगी मानी जाती हैं और वो दिल्ली सरकार में इस समय भी वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय सहित 6 प्रमुख मंत्रालय संभाल रही हैं। आतिशी का प्रशासनिक अनुभव, मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, दिल्ली सरकार की योजनाओं को आकार देने में अहम भूमिका और एक महिला होने के कारण उनका नाम अन्य सभी दावेदारों पर भारी पड़ा। सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने विधायकों की बैठक के बाद इसका ऐलान किया कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुने जाने तक वे इस पद पर रहेंगी। तो आपको बता दें कि अरविंद नहीं, अब आतिशी होंगी दिल्ली की अगली सीएम, और इनका नाम काफी तेजी से देखिए चल भी रहा था। अरविंद केजरीवाल ने जेल से जब एक पत्र लिखा था, जब स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की बात थी, तब भी आतिशी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। उसके बाद आज सीएम के लिए भी आतिशी का नाम ही सामने रखा गया है, जिसे मंजूरी सभी ने एक स्वर में दी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, जिस तरीके से एक बड़ा डिसीजन, बड़ा नेतृत्व, बड़ी कमान कहीं ना कहीं आतिशी को, क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिम्मेदारी आतिशी को ही दी गई है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद भी है? हम सवाल उन पर नहीं उठा रहे हैं, वो एक महिला होने के नाते और क्योंकि कई जिम्मेदारियों को वो संभाल रही है दिल्ली सरकार में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से निभाएंगी। लेकिन इनका ही नाम है, झंडा फहराने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं के नाम को चुना था। तो क्या खासियत और क्या हलचल इस वक्त अब दिल्ली में? जी हाँ राशि, जिस तरह दिल्ली में पिछले कई दिनों से हलचल मची हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर इसमें जस्ट जो ठहरी हुई थी, जिसको लेकर आज सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बिठाई गई, जिसमें एक ही सुर में अगर कहें तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह आतिशी मालिनी का नाम सुझाव दिया, उसको लेकर सभी विधायक दल ने जो है उसको सराहने दिया है। मैं आपको बता दूं, आतिशी मालिनी विश्वसनीय जो है मंत्री है आम आदमी पार्टी की, जो शिक्षा विभाग के साथ अन्य 6 विभाग भी संभालती हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सबसे विश्वसनीय और है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा जिस तरह दिया गया है, और ये आम आदमी पार्टी को एक ऐसी उम्मीद है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी कार्यभार बाखूबी संभाल सकती हैं, जिसको लेकर सभी विधायक दल ने अब सहमति जताई है। यानी दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद अगर बात करें तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री अब आतिशी रहेंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इरफान, जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, नेतृत्व वो संभालेंगी और अगले इलेक्शन तक जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। अच्छा, एक बात और है, आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती और धार दे पाएंगी? क्योंकि अब तक कहते हैं ना कि दिल्ली की जनता जो है वो शुरू से अरविंद केजरीवाल को बेटा मानती आई है, तो जाहिर तौर पर जब चेहरे में बदलाव होता है तो फिर इलेक्शन होंगे, तो किस तरह से इसको लिया जाए? क्या वो उतना कनेक्ट कर पाएंगी? सवाल है राखी, जिसको लेकर अभी तक जो मुख्यमंत्री 3 बार से अरविंद केजरीवाल रहे हैं, जिस तरह के कार्यभार उन्होंने दिल्ली में संभाले हैं, दिल्ली की योजनाओं जिस तरह उन्होंने चलाई है, बिजली पानी डीटीसी बस की अगर बात करें तो फ्री सेवाएं जिस तरह प्रदान की है दिल्ली की जनता को, लेकिन अब जिस तरह आतिशी का चेहरा सामने आया है, आतिशी वो कार्यभार कितना बाखूबी संभाल पाएंगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने विश्वसनीय होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ आतिशी का नाम ही सुझाया है, जिसको सभी विधायक दल ने सहमति दी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को ऐसी आशा है कि आतिशी जो है वो दिल्ली का कार्यभार संभाल पाएंगी। इसीलिए मैं आपको बता दूं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनीता केजरीवाल का भी नाम आ रहा था, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम को सराहना दी है, उसको देखते हुए सभी विधायक दल ने आतिशी को
सहमति जताई है। और अब दिल्ली का आज जिस तरह आज बात करें शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे सौंपेंगे अपना एलजी हाउस जाकर, उसके बाद में ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। आतिशी दिल्ली का कारोबार संभालेंगी, यानी दिल्ली की अगली जो सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करेंगी, उसके बाद ही देखना सुनिश्चित होगा। कुछ ही समय बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। दिल्ली की जनता कितना आम आदमी पार्टी को सराहती है या नहीं, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। चुका है 18 सितंबर को साउथ कश्मीर की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, क्योंकि इस पहले चरण की वोटिंग में जम्मू कि ये चरण भाजपा के लिए ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहने वाला है। हालांकि साउथ कश्मीर में पीडीपी की पकड़ जो है वो ज्यादा जा रहा है कि इस बार यहां भी पीडीपी की दाल पतली है, और यही वजह है कि पहले दौर की वोटिंग वाली सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि धारा 370 का मुद्दा काफी चल रहा है, लेकिन वो किसके पक्ष या विपक्ष में जाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और मुझे लगता है वोटिंग का इंतजार जो जम्मू कश्मीर की जनता है 10 साल बड़ी उत्साहित होगी इतने वक्त के बाद कि वो वोट डालने जाएंगे सभी लोग। और क्या तैयारियां हो चुकी हैं लगातार, जिस तरीके से मतदान के लिए कहते हैं ना कि बहुत बड़ा टास्क है, ये चुनौती है कि वो एक शांतिपूर्ण से मतदान भी संपन्न हो, इतने वक्त बाद हो रहा है। जनता के मन में क्या होगा ये तो खैर वो जब जाकर वहां ईवीएम का बटन दबाएंगे तब समझ में आएगा और रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन क्या तैयारियां और कितनी हद क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंतखाबी मुहिम जम्मू कश्मीर में 24 नशस्तों पर रोक दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर को जनूबी कश्मीर के 16 नशस्तों और जम्मू के 8 नशस्तों पर वोटिंग का इनकाद किया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग इससे पहले मरहले में जम्मू के खत्ते में नशिस्तें के लिए कम है, लिहाजा समझता जाता है कि इस मरहले में बीजेपी के लिए ज्यादा हौसला अफजाई नहीं होगा। हालांकि जनूबी कश्मीर में पीडीपी की गिरफ्त को मजबूत समझा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि पीडीपी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की जो अलायंस है, पहले राउंड की अगर वोटिंग की बात करें, पहले नशिस्त की अगर बात करें, वो ज्यादा दिखाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर 370 का माहौल, 370 की अगर बात करें, 370 एग्रीगेशन आर्टिकल 370 हटने के बाद ये 10 साल कम से कम 10 साल के बाद यहाँ पे वोटिंग कल से शुरू होने वाली, पहले फेज के कल जो जनूबी कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुझे लग रहा है कि लोग बहुत खुश हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब का आज दिन निकल जाएगा, कल दिन हम वोट डाली जाएगी। बिल्कुल एजाज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग होनी है और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जनता बहुत उत्साहित है पहले चरण की वोटिंग में मतदान के लिए। और अगली बड़ी खबर, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अग्निवीर बड़ा मुद्दा है। विपक्षी दल बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रही है। बावजूद इसके टिकट बंटवारे में राजनीतिक दलों ने जाति और उपजातियों को तो खूब तवज्जो दी है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक और रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह हैरानी की बात है, क्योंकि हरियाणा भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन यहां से सेना में सबसे ज्यादा जवान जाते हैं। यहां भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी काफी ज्यादा है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची पर गौर करें तो पता चलता है कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस और आईएनएलडी के इस बार भी एक भी भूतपूर्व सैनिक को टिकट नहीं दिया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें जींद से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से हरियाणा का इलेक्शन, अग्निवीर की बात हो रही है। अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा रहा है जब से इस योजना की बात आई थी और इसको शुरू किया गया था, तमाम चीजों को लाया गया था, काफी विरोध भी हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें आज भी हैं जो विपक्ष उठाता है कि इसकी क्लियरिटी दे, लेकिन इस बार भी यह मुद्दा इस इलेक्शन में बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। तो क्या माना जाए कि इसका एक प्रभाव या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हरियाणा में इसको किस तरह से देख रहे हैं? में राखी इसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा में एक कहावत है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है हरियाणा से शुरू हुआ था, ये जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अब हरियाणा की बात की जाए तो जींद जिले की उचाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है पवन फौजी को, और जो अग्निवीर योजना का जो मामला है इसको जनता ने नकारा है, और कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल, चलिए
बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में कहीं ना कहीं इलेक्शन 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। कहीं ना कहीं अग्निवीर का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र का सबसे प्रिय गणेश उत्सव आज 10 दिवसीय गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समाप्त हो रहा है। पूरे राज्य में भव्य जुलूसों के साथ विसर्जन किया जाएगा। भक्तगण घर के गणपति के विसर्जन से पहले अंतिम पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं। मुंबई में ही करीब 1000 सार्वजनिक मूर्तियों के विसर्जन की उम्मीद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के लालबागचा राजा, तेजुकाया, चिचपोकलीचा राजा, पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई, कस्बा गणपति और कई अन्य गणेश उत्सव मंडलों में आज गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। भक्तों और मंडल कार्यकर्ताओं ने गणपति बप्पा मोरया, पुधच्चा वर्षी लवरिया के जोरदार नारों के साथ अंतिम पूजा और आरती भी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि गणेश उत्सव 10 दिन का ये उत्सव आज अनंत चतुर्दशी, मुझे लगता है कहना चाहिए, बड़े ही उत्साह के साथ थोड़ी सी नम आंखों से अंतिम विदाई भी गणपति बप्पा को दी जाएगी। लेकिन लोगों का उत्साह और जोश नहीं है। वो कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो इसी नारे के साथ, इसी भावनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इसी वाक्य के साथ गणपति बप्पा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी और गणपति विसर्जन जाहिर तौर पर किया जाएगा। मुंबई की जहां तक बात करें तो मुंबई में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सबसे बड़ा जो जश्न होता है वो मुंबई में ही गणपति उत्सव का देखने को मिलता है। तो 1000 मूर्तियों की तो व्यवस्था वैसे ही की गई है। इसके अलावा भी क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है, गणपति बप्पा का विसर्जन होना है, तो सुरक्षा के प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।